ये जो वक्त है ये हमारे हाथ से निकल रहा है, यही सुनते आ रहे हैं हम लोग। और इस वक्त को देख तो लेते हम, कभी किसी ऐसे घड़ी के ज़रिए, ठीक है, कभी मोबाइल के ज़रिए, कभी हमारे हाथ की घड़ी 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 देख लेंगे कि क्या टाइम हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है, मगर उसकी कदर हम नहीं करते। अच्छा, हम बहुत सी चीज़ों में हम देखें तो उसकी कदर नहीं करते। जैसे काम के लिहाज से देख लें, किसी के पास अगर मिलना है तो देख लें, कोई अगर अपनी सेहत के हिसाब से बात करें तो उसमें भी ना हम अपना वक्त निकाल रहे हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, कहते हैं अमीर आदमी वही है जिसके बैंकों में पैसा ना वो इन्वेस्ट करे, और गरीब आदमी वो है जो बैंकों में पैसा जमा करके रखे, या अपने घर में पैसे गुल्लक में रखे, या फिर अपने लॉकरों में रखे, तो वो जो है वो गरीब है, चाहे उसके पास जितना पैसा हो, ठीक है। तो उसी तरह जो एक इन्वेस्टमेंट की बात मैंने यहाँ पे पैसों के हिसाब से की है, यही इन्वेस्टमेंट आपकी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हम अपनी सेहत को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे हमें हमारी सेहत कभी नहीं दिखती, इसी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि आज हम अपनी सेहत पे कुछ भी लगाएंगे या अपनी सेहत के ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे या उसको अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करेंगे, तो ये 10 साल के बाद जाके ना हमें प्रॉफिट देगी, जैसे एक बैंक प्रॉफिट देता है, ठीक है। और इसका जो है ना कोई सूद वूद का चक्कर नहीं है, ये एक वैसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कोई सूद नहीं देना, इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मुनाफा ही मुनाफा है। वो इसीलिए हमें कहा गया है कि सेहत हज़ार नेमत है। तो नाज़रीन इस बात को समझ लीजिए कि जब आपको पता है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो अपने टेस्ट वगैरह ऑन टाइम कराने हैं, 6 मंथ्स की अपनी फ़ाइल बनानी है कि आपको पता हो कि आपके क्या क्या टेस्ट बने हुए, भले आपको कुछ है या नहीं है, मगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको कोई चीज़ का इशू होता है तो फ़ौरन जाके ना डॉक्टर से रुजू करें, अपनी लाइफस्टाइल अपनी ठीक करें, अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पार्क्स जाएं, जिम जाएं। अब ये पार्क्स खाली पड़े हुए हैं और अस्पताल भरे हुए हैं, तो इसमें गलती तो हमारी है। अगर देखा जाए कि ये जो डायबिटिक होती है लोगों को, ब्लड प्रेशर होता है, ये किस वजह से होती है? हम लोगों की अपनी गलती है। सारी उम्र आप लोग को अच्छा लगता है कि दवाई खा लें हर वक्त, जी मैं शुगर की गोली खा लूँ, व्हाट डू यू मीन? वो मैं कुछ खा नहीं सकती, पहले मैंने इंसुलिन लगानी। यार क्यों? ये सब देखें, आपको खुद पसंद था, ये आपने चूज़ किया अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अपने खाने की वजह से, ये आपने जिप लगाई कोई नहीं, आपको पता ही कोई नहीं था कि भाई मेरी सेहत को किस वक्त क्या चाहिए। या तो फाका करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जाने चाहिए वो जाते ही कोई नहीं है, वो फाके के चक्कर में भूख के प्यासे अजीब बस दुबले होने के चाहिए। जो दुबले होने का फतूर है ना, पहले तो ये दिमाग से निकालते हैं, ये भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनता है। और तीसरी बात आखिरी में आपको बताऊंगी, जो सोशल मीडिया पे आग लगी होती है ना, ये खा लें यूँ हो जाएगा, ये पी लें ऐसे हो जाएगा, यार खुदा के लिए इन चीज़ों को ना माना करें। तालीम आपके पास है, शऊर है, ठीक है। अब तो चैट जीपीटी है आपके पास, यार सब कुछ पूछें, आपको सब कुछ बता देता है। देखिए साथ साथ सुबह सुबह शो पे भी मैं आपको यहाँ के एक जो है ना माहिरीन को बुलाती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो आज भी हमने बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर को बुलाएं जिनकी ऑथेंटिसिटी है, मशहूर हैं, इनको लोग जानते हैं। और आपके साथ जो है आज बात करेंगे कि इनका लाइफ एक्सपीरियंस देखें कितना अच्छा है कि आज आपको यहाँ पर बहुत से सवालों के जवाब देंगे। हमारे शो पे आज आप कॉल कीजिए, सही इलाज पूछिए। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको शुगर है तो उसका क्या इलाज होगा। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सर्जरी जो है वो शुगर में किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सईद साहब हैं, उनको सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगी। सीनियर ब्रियाटिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, यू लुकिंग ग्रेट, वेयरिंग पिंक शर्ट। थैंक यू। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा लड़कों को, मर्दों को कोई इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते जबकि वो अच्छा तैयार होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सर मुझे तो अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगे तो यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। अच्छा सर, हम सबसे पहले आएंगे कि ये बताइएगा कि जो मेटाबॉलिक सर्जरी है क्या है, और ये क्या रिवायती बैरियाट्रिक सर्जरी जो है ये किस तरीके से मुख्तलिफ है बाकी चीज़ों से। देखें, आपने सही कहा कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, हम कंटिन्यूसली अपनी टेस्ट नहीं करवाते, और फिर यकायक हमें पता चलता है कि हम तो डायबिटिक हो गए हैं, हम हाइपरटेंसिव हो गए हैं, हम ओवरवेट हो गए हैं, और फिर हम
जिस तरह आपने कहा कि दवाई इसका हल नहीं है, तो बाज़ का दवाइयाँ इसका हल भी नहीं होती। तो मैं एज ए मेटाबॉलिक सर्जन आपको बताता हूँ कि अब जो डायबिटीज़ है उसका बड़ा मुस्तनद इलाज है बग़ैर चीरे की सर्जरी से। अच्छा। लेकिन वो डायबिटीज़ 2 है, सेकंड, यानी कि जो दवाइयों से आप कर रहे हैं। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी में एक ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आपकी ब्लड शुगर, जिसको ज़ियाबतीस कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, और आपकी लाइफ जो है एकदम आप जो है ना हशाश बशाश हो जाएगी। वाह। तो ये बेसिकली कैमरे की सर्जरी है, कैमरे की सर्जरी है, और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें छोटे छोटे सुराख एब्डोमेन में करते हैं और अंदर से हम थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन की, तो एकदम इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली जो डायबिटीज़ 2 यानी कि जो दवाइयों वाली है टाइप 2 है, ये बेसिकली इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है और एकदम आपकी शुगर जो है एमेलियोरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सर, ये कराने के बाद क्या शुगर वाला जो पेशेंट होता है वो वापस उन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है कभी आगे जाके, कोई 5 साल 10 साल के बाद, या ये गारंटी होती है कि ये करा लिया तो उसके बाद अब ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस दोबारा नहीं होंगे जो चल रहे थे? देखें ये ऑपरेशन जो है ना बज़ाते खुद, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है एक और एक बाईपास प्रोसीजर है, तो ये थोड़ा सा डाइटरी बंदे की हेल्प करता है, उसकी डाइट कोई भी हेल्प करता है। और जाहिर है जब आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपकी सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएगी, आपकी 5 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी, और आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ को तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है, रीनल कॉम्प्लिकेशन है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन है, और पाँव सूज जाते हैं, पाँव के काटने पड़ जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाती है। सर, बोन से लेके पेट से लेके हर चीज़ मुतासर हो रहा होता है, दिमाग तक, आंखें तक, जी। बिनाई तक आपकी जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ का जो है ना एक अलग सिनेरियो देखने को मिलता है जो सारे जो बेचारे शुगर पेशेंट होते हैं। अच्छा सर, पहले तो हम ये बात कर लेंगे किन लोगों को ये रेकमेंडेड है और किन लोगों को रेकमेंडेड नहीं है। एक तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। पहली बात ये टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन तो लबलबा बना नहीं रहा पैनक्रियाज, तो उसमें तो ये नहीं इफेक्टिव होगी, तो यू डोंट रेकमेंड ऑन दैट, कोई नहीं करता ये इस पे एक्चुअली उसमें जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है उसमें ये इफेक्टिव है। अच्छा। तो ये डायबिटीज़ 2 जो आपकी सेकंड जो डायबिटीज़ है उसके अंदर इफेक्टिव है। और ये कितने टाइम की सर्जरी होती है, कितनी देर की? आपने कहा कैमरे के थ्रू होती है और कुछ कट्स लगते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? छोटे छोटे कैमरे से कट लगते हैं और पेशेंट के वेट के हिसाब से हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं। तो जैसे ही हम बाईपास करते हैं तो एकदम अंदर बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं जिसमें GLP-1 जो है ना 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है, और एकदम पेनक्रियाज जो है उसकी इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अच्छा। और एकदम इसमें इवन IBS भी ठीक हो जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है लोगों को बस का तो वो भी ठीक हो जाता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर देता है ये ऑपरेशन। सर, अगर कोई पेशेंट शुगर के साथ साथ किसी और मर्ज़ का भी शिकार है तो क्या तब भी ये रेकमेंडेड है या फिर उसको मना किया जाता है, जैसे हार्ट के पेशेंट लोग हो गए? नहीं, बल्कि देखें ये सर्जरी मॉर्बिडिटी की है, यानी कि जिसको मॉर्बिडिटीज़ है उसी को ये हेल्प करेगी, हाइपरटेंसिव को हेल्प करेगी, स्लीप एपनिया को हेल्प करेगी, अच्छा। इनफर्टिलिटी को हेल्प करेगी, आर्थराइटिस को हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें वेट भी कम होगा थोड़ा सा। ओके। हाँ जी, ये वेट भी कम हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है रेकमेंडेड किस एज में है? कौन कौन से पेशेंट किस एज में करा सकते हैं? ये बेसिकली 17-18 साल से लेके 65 ईयर्स तक लोग करा सकते हैं इजीली। लेकिन उसमें जाहिर है हम पहले एक बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, लिवर देखते हैं और फिर रिकमेंडेशन देखते हैं, और कुछ जगह पे जहाँ पे ये नहीं करना होता फिर कोई और ऑप्शंस कर लेते हैं। अच्छा, और इसकी सक्सेस रेट क्या है जब आप ये ऑपरेशन देखें, करते हैं? इसका सक्सेस रेट 88% जो है ना 5 ईयर्स इसकी जो है ना सक्सेस है, यानी एमेलियोरेशन की। लेकिन जिनको बाद में थोड़ा सा दोबारा भी हो तो उसको भी बहुत कम दवाई फिर खानी पड़ती है।
अच्छा, कुछ सिचुएशंस में दवाई खानी पड़ती है। ज़ाहिर है अगर वो पेशेंट उस पर अमल नहीं करेगा, अपनी डाइट, वॉक और अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज नहीं करेगा, तो फिर ऑपरेशन भी हेल्प नहीं करेगा। तो ऑपरेशन बेसिकली एक टूल है जो आपके अंदर फिट किया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ नहीं चलना, ये इसको अपने अपने इस्तेमाल करना है। तो ये एक्चुअली हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। ये इसमें एक साइंस है। सर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल शामिल करेंगे अगर आपको लगता है कि आपको ये सर्जरी करानी चाहिए फॉर द शुगर, और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपके अब्बू अम्मी या घर में कोई फैमिली मेम्बर जिनको बहुत इस तरह की शुगर प्रॉब्लम कर रहा है और ये सर्जरी के बारे में सिर्फ सोचा है बट दे आर स्कैर्ड, तो व्हाई नॉट आस्क, और कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद आपके जवाब यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, ये जो सर्जरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ये जो है ये ब्लड शुगर को बेहतर बनाने में कैसे काम करती है सर? देखें, इसमें जैसे ही हम ऑपरेशन करते हैं उसमें रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है, बाईपास प्रोसीजर है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि हम स्टमक की एक ट्यूब बनाते हैं और बाईपास करते हैं विद जूजिनम, पहली अंतड़ी के हिस्से को। तो ये सारा लेप्रोस्कोपिक है, यानी कि पेशेंट को नहीं पता चलता। पेशेंट तो उठता है तो उसको पानी पिलाते हैं 6 घंटे के बाद, लेकिन जैसे ही हम उसको बाईपास करते हैं तो एकदम मेटाबॉलिक चेंज आ जाती है बॉडी में, और GLP-1 जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1000 के हिसाब से बढ़ जाता है, और उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है और आपका पेनक्रियास ठीक हो जाता है, इसलिए डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे लिपिड प्रोफाइल है वो भी ठीक हो जाता है, इससे हार्ट की डिजीज़ कम हो जाती हैं बिल्कुल। और जैसी शुगर ख़त्म होती है तो आप समझें कि आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। तो इसकी क्या कोई तवील मुद्दती केमिकल स्टडीज़ मौजूद है इसकी? जी, ये तो बहुत ज़्यादा स्टडीड ऑपरेशन है, और इसके अंदर डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर हैं, वो अकॉर्डिंग टू हम इन्वेस्टिगेशन से उसको टेलर करते हैं। और इसका अगर मैं एक्सपेंस पूछूं कि ये क्या बहुत ये महंगी है हमने या? लोएस्ट कॉस्ट रख दी है इसकी 5.5 लाख, लेकिन असिस्टेंट हॉस्पिटल दे देता है 1 से 1.5 लाख रुपए, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं 5.5 लाख रुपए। हाँ जी। इसमें ये सारा कितने दिन के लिए 2 एडमिट नाइट होना स्टे, पड़ेगा? 2 नाइट स्टे, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ओके, एक कॉल शामिल करेंगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम सलाम, मैं शनाज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से जी। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, 4 साल अच्छा, 5 साल है, और मैं 20 साल से कानों के भी पेशेंट हूँ, और साथ मेरे मोरों के भी प्रॉब्लम। मोरे ऐसे हैं कि पूरे जिस्म की डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं, तो अब जो है ना बस बेहतरी कुछ आ सकती है। मेडिसिन बहुत ले रही हूँ, कानों की भी मोरों की भी। अच्छा जी, बताइएगा इनका, शनाज बाजी का मसला। इनका क्या क्वेश्चन है? मुझे ये कह रही है कि मैं काफ़ी दवाइयाँ भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, मगर मेरी जो शुगर है वो नॉर्मल नहीं कर रही है। वो इसमें एक्चुअली ये अगर मेरे पास आए तो इनको एक तो हम इनके दोबारा टेस्ट करेंगे, HbA1c कितना है, यूरिया कितना है। इनकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। हाँ जी, वो भी हम उसके सारे टेस्ट करके फिर इनको एडवाइस करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, और आपने मेडिसिन- टेस्ट कराए शनाज बाजी? जी जी, टेस्ट क्या है? रिपोर्ट टेस्ट में करवाए हैं, बस यही डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट जो है बस हड्डियाँ वीक हो चुकी हैं पूरे जिस्म आप की। HbA1c करवाए? आपने HbA1c करवाया? कर सकती, एज मेरी 56 साल है। अच्छा, आपने HbA1c कराया? बाकी इलाज काफी बेटे मेरे करवा देते। आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? जी, आपने HbA1c का टेस्ट करवाया? HbA1 का? हाँ, HbA1c। HbA1c का टेस्ट करवाया है? जी नहीं। हाँ, आप एक्चुअली थोड़े से टेस्ट करवाएं, अपने HbA1c कराएं, यूरिया क्रिएटिनिन कराएं और अपना यूरिन कराएं। ये 3 टेस्ट तो हमेशा 3 मंथ के बाद इंडिकेटेड होते हैं डायबिटिक को। अच्छा। तो आप इसके बाद अपनी डाइट्स प्लान को देखें, अगर फिर भी शुगर कम नहीं हो रही तो फिर हमारे पास आएँ, हम आपको पहले डाइट प्लान और उससे ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम आपको सर्जरी कर देंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। सही है सर। आप कहाँ बैठते हैं? मैं स्लिम मेमोरियल हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर आप लाहौर, आप क्योंकि फैसलाबाद में, अगर आप लाहौर आती हैं
तो आकर आप प्लीज़ डॉक्टर साहब से मिल लें, और आपका फिर अगर लगता है उनको तो फिर डॉक्टर अमजद सईद साहब जो है फिर आपको सर्जरी की तरफ लेकर जाएंगे। मगर जो कुछ टेस्ट कहें वो आप प्लीज़ याद से करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब डॉक्टर्स को आप मिलें तो फिर आपका टाइम भी बचे और आपके टेस्ट के साथ फिर आपको वो रेकमेंड कर सकें। सर आपने बताया कि 5 लाख का टेस्ट होता है, और 5 लाख के टेस्ट में 1.5 लाख रुपए की भी जो है ना मतलब थोड़ी सी आपको बचत करवा देते हाँ जी, होते वो हैं। अगर कोई पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो फिर हम उसको ओके। हॉस्पिटल असिस्ट कर और देते 2 हैं। दिन की सर्जरी में ये सारा नहीं, कुछ जो है एक सर्जरी एडमिट तो कर 45 मिनट्स है। अच्छा। लेकिन 2 नाइट स्टे हम रखते हैं वैसे, ठीक 2 है। नाइट स्टे रखते हैं वैसे। ठीक है, हाँ जी, 2 दिन रख के। हाँ जी। और बंदा उसी तरीके से जा सकता है जैसे हाँ, आया है नहीं, वैसे ही चला जाए। हाँ नहीं, 6 आवर्स के बाद उसको लिक्विड्स देते हैं, उनकी हाइड्रेशन करते हैं, उनको पेन फ्री करते हैं, उनको घर भेज देते हैं। और अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट डे ज्वाइन कर सकता है 2 दिन नहीं के बाद? नहीं, 1 वीक। 1 वीक रेकमेंडेड है कि। हाँ जी। और सर डाइट की क्या आप वो बोलते हैं, एक्चुअली क्या वो चीज़ फिर हम खा सारा सकते प्लान हैं? उसको बताते हैं। जैसे ही सर्जरी कर लेते हैं तो 4 दिन हम क्लियर फ्लूइड्स पे रखते हैं, और अच्छा। फिर 2 हफ्ते फिर डाइट, सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं बिल्कुल। तो सर फ्रूट्स वगैरह से कोई ऐसी शुगर वाला तो मसला नहीं होता? नहीं क्योंकि नहीं, उसके बाद वो रिलेटिवली इसमें मतलब मीठे से तो परहेज करना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली जब ये प्रोसीजर्स करते हैं तो इसमें मीठा भी थोड़ा बहुत खा लें तो कुछ नहीं होता। ठीक है सर, एंड में मैं कोई मैसेज आपसे लेना चाहूँगी। वो लोग देखें, जो आपने पहले कहा है वो ज़बरदस्त बातें की हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं कि मैं सोचता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडल जो है ना, मॉडलेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी डाइट में कैलोरीज़ का ख्याल रखें, 1200 से 1500 या 1600 कैलोरीज़ रखें, सुबह शाम वॉक करें, और फिर अपने रूटीन टेस्ट करवाएं और डॉक्टर को ज़रूर मिलें, ठीक है ना। ये जो आपने बातें की हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिससे आप बच सकते हैं तो फिर आप सर्जरी की तरफ भी नहीं जाएंगी और दवाइयों भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, जिस तरह आपने कहा। सर एक और कॉल ले लूँ, इजाज़त देता जी, हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी बिलाल शकुर से। जी। जी एक्चुअली आपका ना 24 न्यूज़ चैनल देखा है, ऊपर वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो ये साथ वारदात है। है ना उसके हाथों पे जख्म हो जाते हैं। अच्छा। तो आपका ना ये जो जख्म हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, शुगर की वजह से? नहीं शुगर नहीं, वैसे ही इनके पूरे हाथ पे, पाँव पे कौन सी मेरे साथ खराबी है? तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अगर वो शुगर नहीं है और वैसे ज़ख्म हो अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं शुगर नहीं है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए आप, डर्माटोलॉजिस्ट, जो स्किन के डॉक्टर हैं। ठीक है, जो जल्द के डॉक्टर होते हैं। आप अपनी वालदा को दिखाइए, वो तकलीफ़ में, उनको निशानात पड़ जाते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अगर शुगर नहीं है तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, Thank you. बड़ा अच्छा गाइड किया आपने। और जिन लोगों को घबराहट थी, डर रहे थे सर्जरी के बारे में, तो उनकी शुगर ख़त्म हो सकती है, मगर उनको किस तरीके से सर्जरी करानी है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या कॉस्ट है, ये सारा आपको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए पता चल गया। अगर आपको दोबारा देखना हो तो हमारे सोशल मीडिया पे रील होगी, आप जाके उसको तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आज से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अभी जो दूसरा टॉपिक है हमारा नाज़रीन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कब्ज़ा ग्रुप। हम कभी घर रेंट पे देते हैं, कब्ज़ा हो जाता है। हम कोई ऐसा प्लॉट लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसके ऊपर जो है ना, ये जो है कोई कब्ज़े तो नहीं हुए हुए, जायदादों के कब्ज़े। आपको पता है रूरल एरियाज़ में काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि वहाँ पे पूरा एक ग्रुप होता है जो मिल के ना ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, जिनको कहते हैं कब्ज़ा ग्रुप। पूरी प्लानिंग के तहत वो इस तरह के पूरे जो है ना चेन होती है जो काम करती है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है? प्रॉपर्टी भी लेनी है, ठीक है, ख़रीदनी भी है, उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, टेंशन्स होती हैं। और जिन लोगों की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर जो लोगों की गंदी नज़रें होती हैं और फिर प्लानिंग्स होती हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? फिर हमारे जो जायदाद के हिस्सों वाले मसले, ठीक है, उसमें क्या सिनेरियो होता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, मगर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, क्योंकि आपके सवालों के बगैर जो है मुझे नहीं लगता कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। और प्लीज़ PCR में भी मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जब कॉल्स आएँ तो प्लीज़ याद से
कॉल्स हमने शामिल करनी है प्रोग्राम में ताकि हम इस मौजू को जो है डिस्कस कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा मुजफ्फर साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, पहले भी मेरे शो पे आ चुके हैं और आज भी आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मुजफ्फर साहब? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो जायदादों के मसले होते हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं, इन सबको पहले अपने अल्फाजों में एक बार इलेबरेट कर दें, फिर हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लेके चले जाएँ। देखिए फ़िज़ा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल हालात जा रहे हैं। आप देखते हैं कि जी कि कभी कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो जब ली जाती है उस पर हैंडसम अमाउंट होती है, फिर कुछ आपकी विरासत की जगह होती हैं। विरासत की जगहों में तो अक्सर हम सुनने में आता है कि जी बहन भाइयों ने आपस में कब्ज़ा किया हुआ है, या फिर किसी एक भाई ने किसी को बेच दिया, कब्ज़ा ग्रुप को उसने कब्ज़ा कर दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और अब इस कॉमन ये एक किस्म का ना, इट इज़ अ कैंसर, ये कैंसर हो गया है। क्योंकि जिन लोगों के प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा होता है ना, असल में उनको तकलीफ़ दर्द होती है। कभी आप उन लोगों से पूछें कि वो आपको बताएंगे कि जी हमारे जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा हो गया और हमारे क्या हालात हैं अंदर से, वो अंदर से टूट चुके होते हैं। ज़ाहिर एक जायदाद है, उस जायदाद को वो उनके जो बेनिफिट्स हैं, फिर वो कब्ज़ा माफिया ना सिर्फ कब्ज़ा करते हैं, जाली कागजात बना लेते हैं। अब आप देखें उनकी ऑडेसिटी, अगर ये रेवेन्यू वाले पटवारी और ये जितने लोग ना मिले हो इन चीज़ों में, तो ऐसी हरकत ही ना हो। लेकिन क्या बदकिस्मती ये है कि जिन इदारों का काम है कि लोगों की प्रॉपर्टी को महफूज रखा जाए, वो फिर उसके साथ मिल जाते हैं कब्ज़ा ग्रुप के साथ और जाली कागजात भी तैयार कर लेते हैं और फिर इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। सर पहले तो ये बताइएगा, घर में कब्ज़ा या ज़मीन पर कब्ज़ा होता कैसे? देखें, अगर तो आप एक खाली जगह पड़ी है, ठीक है जी, सबसे पहले तो हम उस जगह को लेते हैं जहाँ पे कुछ इमारत नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि इस पर कोई आने वाला कोई नहीं है, वो उसके ऊपर बैठ के तो चार दीवारी करके तो घर बना लेते हैं। ऐसे ही, ठीक है जी। अब वो जो चार दीवारी बन जाती है उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें जो वहाँ के जो जिम्मेदारान लोग हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वो घर बन रहा है तो वो उसको चेक करते हैं कि क्या ये इस नक्शा कबूल उसका हुआ है कि नहीं, अप्रूव हुआ ही नहीं हुआ। तो जब पता लगता है नक्शा ये अप्रूव नहीं है, तो फिर वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका काम है कि वो उसको बंद करें, लेकिन वो खामोश आंखें बंद कर जाते हैं। फिर अगर कोई गाँव में जगह है तो वो उसमें मुलविस होते हैं आपके पटवारी, गर्दावर, वो खुद ब खुद ही कहते हैं नहीं ये जगह तो तुम्हारी है। उनके पास तो इतना कवानीन में उनके पास ताकत है। अगर आप समझें कि अगर एक पटवारी है तो समझे उस इलाके का वो बादशाह है, वो जिसको चाहे जगह उठा के वहाँ दे देता है और जिसको चाहे वो उसको उधर दे देता है। ये उसकी ये समझें कि जुरिडिक्शन है। लेकिन एक 6-7 स्केल का अफसर आपकी पूरी अरबों की जायदाद के साथ वो मालिक बना होता है, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। वो सारी इधर उधर टेम्परिंग कर देता है रिकॉर्ड में और वो इधर उधर कर देता है। अब जो कब्ज़ा माफिया है वो लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि जी इसका कोई वारिस नहीं आ रहा या इसको कोई देखने नहीं आ रहा, तो वो उसको ईयर मार्क कर लेते हैं। वो देख लेते हैं इसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लें। और जब वो कब्ज़ा कर लेते हैं फिर डेफिनेटली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस, उनका भी काम है। कानून इतने सख्त बने हुए पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो अगर कोई नाजायज़ किसी का कब्ज़ा हुआ है उसके ऊपर कानून तो मौजूद है, अब लोगों को पता भी नहीं है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पे थोड़ी सी ये कमज़ोरी आ जाती है हमारे इदारों की, ख़ास तौर पे पुलिस की, रेवेन्यू वालों की। और उसके बाद बल्कि एक जगह पे मैं सुन रहा था, आप हैरान होंगी, लोग कहते थे कि अगर पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करनी है या इस किस्म की कोई एक्टिविटी जो इलीगल डिस्पोजेशन है या ऑक्यूपेशन है, तो 2 महकमे ठीक कर दें, पुलिस और रेवेन्यू। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे किसी का कब्ज़ा नहीं हो सकता। DHA में क्यों नहीं कब्ज़ा होता? आप देखें DHA में भी तो आप देखते हैं, तो वहाँ पे चूँकि एक निज़ाम है जो उनके सर DHA की फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं खुद DHA में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे सेफेस्ट जो है वो DHA है। वो उसकी वजह है ना जी। वैसा देखें वहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है। मसलन कि अगर कोई किसी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई घर बन रहा है तो वो जो उसका एरिया का जो सुपरवाइज़र होगा वो फ़ौरन रिपोर्ट करेगा, जी यहाँ पे घर शुरू हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वो एक अलार्म दे देगा, विसल ब्लो कर दे। यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी भी जगह पे खाली जगह है, हुकूमत की जगहों के ऊपर जो गवर्नमेंट की जगह है उस पर भी कब्ज़ा हो जाता है। आप आए दिन देख रही होती है कि जी के जो अब अगर लाहौर की मिसाल लें, किसी भी इलाके की, तो उसका जो रेगुलेटर होते हैं वो आए दिन मशीनी रेखे गिरा रहे होते हैं जगह। पता लगता है कि वो ये घर बन गया था, इतना बड़ा घर, 3-3 मंजिला घर गिरा रहे थे क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह थी, उनको मालूम नहीं था इतना हो गया। तो सर वो इस्लामाबाद में जो मुनाल का केस हुआ, वो पूरा बना हुआ, लोग कितना ट्रैवल करते थे, जाते थे, वो एकदम से गिर गया।
इसलिए क्योंकि गैर कानूनी था ना, उसकी जो लीज थी वो भी गैर कानूनी थी। अब ये अगर ये चीज़ें ना हो, इतने बड़े पैमाने पे बनने के बावजूद चीज़ को गिरा दिया जाता है। बिल्कुल उसकी फिर अब कवानीन भी, ये भी मैं आपको फिजा बताऊं कि एक आम शहरी है, ये तो चलो गवर्नमेंट की जगह थी ना। अच्छा अगर एक सर, आम आपकी शहरी बात को कट करूंगी, एक कॉल है, थोड़ा सा मसले वाली कॉल है। वो कह रही है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरे भाई ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, कोई ऐसा मैटर है, पूछ लेते हैं। साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई है कॉल, आई एम सो सॉरी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। फिर मैं ये पूछूंगी कि अगर क्या ये है ही जुर्म, किसी के प्लॉट पे या घर पे कब्जा करना ये जुर्म है, तो कानून उसको किस नज़र से देखता है? ब्रेक के बाद। दे दो, पीछे से दे दो बेटा, लाइव कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे तैयब भाई हैं। तैयब भाई की शक्ल भी दिखाएं। तैयब भाई के बगैर जो है ना हमारा कोई काम नहीं होता। ये हमारा ऐसा ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चे कुछ शादीशुदा इनके भी बच्चे हैं, मगर ये हमारा ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे हम इनके बच्चे हों, और इनके बगैर हम कुछ नहीं है। ऐसे ही है जी मुजफ्फर साहब। थैंक यू तैयब भाई, आपको शर्म ना आई? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉल आई थी जो ड्रॉप हो गई, मगर उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया है। वो ये कह रही है कि मेरे जो भाई हैं उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में मैं काफ़ी फ़ाइट कर चुकी हूँ, मांग चुकी हूँ, मगर वो मुझे दे नहीं रहे। तो मैं इस पर कानून की कैसे मदद ले सकती हूँ? कानून क्या कहता है? फिजा, 2005 में एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट आया था 2005 में, और उस एक्ट का जो मकसद था ना, वो ऐसे ही जो मजबूर लोग हैं जिनकी जायदादों पे कब्जा हो जाता था, या बहन ने कर लिया, भाई ने कर लिया, या किसी माफिया ने कर लिया, उसके लिए कानून आया था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है अदालत को, और वो अदालत जो है वो आपको एक तो फ़ौरन ही, अगर कोई सामने नज़र आता है कि ये इलीगल है, फ़ौरन ही वो पोजेशन आपको मिल जाता है। वो ऑर्डर कर देती है पुलिस को कि इसको पोजेशन दो। दूसरा ये है कि अगर ये साबित हो जाता है उसने गैर कानूनी की है, और तो उसको 10 साल सज़ा हो सकती है जिसने ये गैर कानूनी कब्जा किया है। अच्छा, और इसमें ये भी चाहे भले उसमें रिश्ते में भाई क्यों ना हो। बिल्कुल भाई क्यों ना हो, क्योंकि वो तो भाई तो बात की बात है, पहले तो वो इलीगल माफिया का बंदा जिसने कब्जा किया है। ठीक है, कैसे कानून इजाजत दे सकता है किसी की जायदाद के ऊपर, किसी की इनहेरिटेंस पे? ये आसान काम नहीं है। अब उस कानून को आपने ले जाके तो कोर्ट में दरख्वास्त देनी है, और वो कोई भी कोर्ट होगी उसके पास इख्तियार है, जैसा मैंने बताया आपको। और उसमें ये भी है कि आपने 60 दिन के अंदर फैसला करना है, यानी 2 माह के अंदर आपने फैसला करना है। उसके अलावा आप देखें, मोतसिब का भी दफ्तर हर जगह पे मौजूद है, पंजाब मोतसिब है, आप वहाँ पे भी दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब, वो भी मोतसिब भी पुलिस को कह सकता है जी इनको फ़ौरन पोजीशन दें। अच्छा, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, ठीक है, इनके खिलाफ कानून ने कोई ऐसी कार्रवाई शुरू की है? कोई सख्त कार्रवाई कोई आया है? जी देखें ना कि जो तो जहाँ पे तो गवर्नमेंट की जगह होती है वहाँ पे तो राह गुजार कराने के लिए उनकी पूरी एक मशीनरी होती है। प्राइवेट लोगों के लिए ये होता है, जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान, हमारे जो बाहर के लोग हैं वो बेचारे यहाँ पे जायदादें लेके चले जाते हैं अपनी, वहाँ पे सारा हार्ड एंड मनी कमाते हैं, इधर इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में जब वो कभी आते हैं 1 साल 2 साल बाद देखते हैं वो मेरा तो जगह पे कब्जा हो गया। आप हैरान होंगी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक केस आया। वो ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। गुलबर्ग की, जो लाहौर का जो गुलबर्ग है, आपको पता है उसको बहुत महंगा है, वहाँ पे उसका 4 कनाल का घर था। कैन यू बिलीव इट कि वो साहब अमेरिका बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, 4 साल बाद जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो पता लगता है कि घर पे कोई और लोग बैठे हुए हैं। तो कहते हैं मेरा चौकीदार मेरा मुलाजिम का, जब वो पूछते हैं तो पता लगता है कि जी कि उनका मकान बिक गया है, और उनकी वजह से बिका है क्योंकि उन्होंने अटर्नी दी है एक बंदे को बाहर से, और उसने आके उनके बिहाफ पे बेच दिया। अब हैरान होंगे, उस आदमी की उम्र कितनी है? 80 साल। हाँ। जो बच्चा वहाँ पे जाली बन गया उस आदमी के नाम पे, तो उसकी उम्र कितनी है? 17 साल। अब उसमें कितने लोग मुलविस हैं? उसमें सबसे पहले तो बाहर की जो एम्बेसी हैं उनके जो मुलाजिम हैं उन्होंने जाली कागज़ क्यों बनाए, फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाली कागज़ बने, फिर वो ट्रांसफ़र बने, जाली कागज़ बने, और आप महसूस ही नहीं कर सकते थे कि एक बुजुर्ग आदमी जवान बन के। तो ऐसे इंजीनियर्ड क्राइम्स होते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी सबूत मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। हम बांग्लादेश चले गए थे क्योंकि हमें भाई की शादी करनी थी, तो हम सारे बच्चों को लेकर अम्मी बांग्लादेश चली गई, अब्बू तो थे नहीं हमारे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ से जब वापस आए, ठीक है, खाली घर छोड़ के गए थे, सामान वामान सब कुछ एज इट इज़ जैसे होता है इंसान का रहने वाला।
तो जब शादी करके चीज़ें करके वापस आए तो वो घर बिक चुका था हमारा अपना, तो हम अपने अपने घर से रोड पे आ गए थे। ये देखिए और ना। आज तक वो हासिल नहीं हुआ हमारा, वो 11 मरतबा आगे अग्गो बिक गया, मगर वो घर हमें कहीं नहीं मिला, तो हम खुद विक्टिम है। तो आप आपकी तो अब मैं तो ये लोगों को कहती हूँ कि अपना घर कभी खाली छोड़ के मत जाएं। हाँ जी बिल्कुल। और देखें बात दरअसल ये कि अगर बिलफर्ज किसी बंदे पे ये अगर आजमाइश अल्लाह की तरफ से आनी है, उसका कब्जा हो जाना है लीगल, तो उसके लिए घर में नहीं बैठना। सबसे पहले आप जहाँ जहाँ आप दरख्वास्त दे सकते हैं, पुलिस में दरख्वास्त दें, पुलिस भी FIR दर्ज कर सकती है गैर कानूनी कब्जे पे पर। फिर आप जाएंगे, जो ये नया जो अदालत बनी हुई है इसके ऊपर जाएं। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पास तो पोर्टल भी है ना, वो शिकायत कर सकते हैं जी मेरी जगह के ऊपर हो गया, डायरेक्ट इदारों को चली जाती है, उनकी तो हो जाती है, उनकी भी है। तो ऐसे लोगों को घर में नहीं बैठना। अगर कोई बहन का भाई खा गया हिस्सा, मत बैठें। ये शर्मो हया तो उस टाइम ये आपके बच्चों का एसेट है। देखें आज जो मैं एसेट करूंगा वो मेरे बच्चों का है, ऐसे ही है, हिफाजत करना मेरा काम है। ऐसे ही है। पहली तो कोशिश ये करें कि आप उस पे मौजूद रहें। ठीक है। आप वहाँ पे अगर आपसे किसी तरीके से कब्जा ले लिया गया है तो आप अदारों के पास जाएं, अदालत में जाएं। एक न्यूज़ ब्रेक है, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई की। कॉफ़ी आप साथ साथ पीते रहें, हम जब तक कि न्यूज़ ब्रेक में कॉफ़ी आप मेरे साथ पियेंगे। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। जो लड़के होते हैं ना, उनको ना अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, कंडीशनल लव मिलता है अपनी फैमिली से। कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करेंगे अपनी फैमिली को, तो फिर रिटर्न में उनको मोहब्बत मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं, चाहे बीवी हो, माँ बाप हो या बच्चे हों। ठीक है, वो कहते हैं ना, अगर बेरोज़गार बेटे के कमरे का पंखा चले ना तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। उसको ताने सुनने पड़ते हैं कि लाश की तरह पड़ा हुआ है, रोटी तोड़ रहा है, मुफ्त का खा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें उसको सुन। अब अगर वो कमाना चलो शुरू भी कर दे, अब उसकी सैलरी कम है, कम कमा रहा है, पता नहीं किन चीज़ों को फेस कर रहा है बाहर जाके। ठीक है, कैसे कैसे लोगों को फेस कर रहा है, कौन कौन उसको पता नहीं जलील कर रहा है। अब ये जो नफ्सियाती स्टेट है उसकी, उसको तो समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना माँ बाप, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों को ताने मारना शुरू कर देते, क्या कमा रहा है, तेरी उम्र में तो मैं ये करता था, तेरी उम्र में तो ये बन गया था, मैं तेरी उम्र में मैं इसका खर्चा उठाता था, तेरी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तो तू कमाता तक नहीं है, मुस्टंडा बैठ के खा रहा है। ठीक है, अब अगर एक हस्बैंड कम कमा रहा है तो उसकी बीवी उसके साथ क्या क्या करती है, क्या कमा के नहीं ला के दे रहे, तो मेरा ये पूरा नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं, अगर मैं किसी से शादी कर लेती, मैं अपने कज़न से शादी कर लेती, वो तो इतना ये था, वो तो मिल का मालिक था, उसकी तो जॉब ऐसी थी, वो तो मुझे ऐसे रखता, यूँ रखता, मैंने कहाँ शादी कर ली, मैं कहाँ फंस गई, तुम क्या दे रहे हो मुझे। ठीक है, अब वो जो बेचारा मर्द है ना, वो अपनी सिचुएशन बता भी नहीं सकता, क्योंकि मर्द को तो शुरू से ये समझाया गया है तुमने रोना नहीं है, मर्द कभी नहीं रोता। अब वो बेचारा अपनी प्रॉब्लम किसी को बता ही नहीं सकता, ये बचपन से उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, रोना नहीं है, किसी को अपनी प्रॉब्लम बतानी नहीं है, अगर तुमने बताई तो फिर तुम कमज़ोर हो, तुम फारिग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग बनो। ये क्या स्ट्रॉन्ग बनो भाई, दर्द सबको होता है, मुझे कोई अभी थप्पड़ मारेगा मुझे तकलीफ़ होगी यार, मैं इंसान हूँ, एक बॉडी है मेरी, ये नो ये सब कुछ होगा, ये फीलिंग्स होगी, दिल में तकलीफ़ होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, सिचुएशन आप कहीं एक जगह सुध हो जाएंगे। अब ये जो प्रेशर लड़के पे कर दिया जाता है, जॉब की तरफ से अलहदा, माँ बाप की तरफ से अलहदा, बच्चे भी नहीं सुनते। बच्चे बाप अगर सही से जाके उनके खर्चे वर्चे, उनकी अखराजात चीज़ें पूरी ना करे, अच्छे स्कूल में ना पढ़ाए, उनको अच्छे टॉयज़ ला के ना दे, ठीक है, पॉकेट मनी ना दे, तो बच्चे भी बाप के ख़िलाफ़ हो जाते। किया क्या है, कौन सी जायदादें बना दी, हमें मेहनत करनी पड़ रही है, अगर आपके पास होता तो अभी हम चला रहे होते। मेरा तो दोस्त देखें, वो गाड़ी लेके आता है, महंगी BM लेकर आता है, तो वो उसने वो ऐसी ब्रांड की गाड़ी ले ली, उसने वो ले ली, उसने ये ले ली, सारी बातें करेंगे, ताने ताने छर्रे मारेंगे बाप को। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है, क्या खोदा है। तो यार आज इस पे बात करेंगे। हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे आपको कि यार आप कर क्या रहे हैं, एक आदमी को, एक मर्द को जो पूरा माशरा, पूरा घराना चलाता है, उसको खोखला करें, जलील करें अपने तानों से, अपने छरों से, आधा तो उसको पागल कर देते हैं, जहनी मरीज कर देते हैं, पता नहीं बेचारा कमाता कैसे। बात करते हैं काशिफ फराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इतनी तकलीफ़ है एक मर्द को, कम उम्री से ही मिलना शुरू जाती है उसको, जहनी तकलीफ़, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। हाँ फ़िज़ा, आपने जो उसका इंट्रो दिया उतना ग्रिम था कि एक जज्बात की कैफियत तारी हो गई। आज की अखबार सुबह सुबह मैंने उठाई आप ही के प्रोग्राम के लिए,
5 खबरें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ आज की एक न्यूज़पेपर पे सिर्फ। ओके। पहली खबर सुनिए। डिलीवरी बॉय ने अपनी बेटी को जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए अपने खून की 2 बोतलें सेल कर दी। हाय हाय। जब घर आकर उसकी वाइफ ने पूछा कि इस तोहफे के लिए पैसे कहाँ से आए, उसने कहा मुझे दफ्तर से बोनस मिला है। हाय हाय हाय। एक पुलिस अफसर जो 20 साल तक मुसलसल दहशतगर्दों के साथ जंग करता रहा, वो अपने घर वालों को ये नहीं बता पा रहा कि मुझे रात को नींद में डर लगता है कि मुझे और मेरे बच्चों को दहशतगर्द गोली ना मार दें। हाय हाय हाय। तीसरी खबर, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में एक बाप पड़ा हुआ है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहता है, बेटे तुम्हारी माँ को कैंसर है। मैंने आज तक उसे नहीं बताया। हाय हाय हाय। अब मैं मौत के करीब हूँ तो तुम्हें बताकर जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। या और अल्लाह। बेटे मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं। बेटा आगे से रोके कहते हैं, बाबा मैंने भी आपको नहीं बताया था, मुझे पता है अम्मी को कैंसर है, मैं इसलिए 2 नौकरियां करता हूँ, एक पैसे घर देता हूँ, एक के जोड़ रहा था अपनी माँ के इलाज के लिए। चौथी खबर, एक रिक्शा ड्राइवर 14 घंटे काम कर रहा। आज की मैं 4-5 खबरें आपको एक दिन की बता रहा हूँ, वो खबर छपी हैं। एक रिक्शा ड्राइवर 14 घंटे से 16 घंटे काम कर रहा था। परसों एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई। वो अपनी टांग पर प्लस्तर चढ़ाकर रिक्शा खड़ा किया और कल एक दफ्तर में चपड़ासी की नौकरी कर ली। जब उससे पूछा कि तुम्हारी टांग पर प्लस्तर चढ़ा है, उसने कहा बाबूजी घर वालों का रिस्क चलाने के लिए मुझे इसी टांग के साथ नौकरी करनी है, मैं घर बैठ नहीं सकता। 5वीं खबर, एक नायब कासिद ने सिविल सेक्रेटेरिएट में अपनी तनख्वाह लेट होने पर अपनी बेटी की शादी टूटने के गम में पंखे से लटकर खुदकुशी कर ली। हाय हाय। ये जो 5 खबरें मैंने अभी आपको बताई हैं एक अखबार के एक सफ़े की, जो लाहौर का सफ़ा कहलाता है, क्या ये बताने के लिए नाकाफ़ी हैं कि एक मर्द के साथ दुनिया में क्या होता है? दुनिया की वाहिद फिल्म का वाहिद हीरो है ये, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, जो कभी पर्दे के ऊपर आता ही नहीं, जिसका शुक्रिया कोई नहीं अदा करता, जिसके दुख को समझता ही कोई नहीं है, जिसकी हंसी के अंदर भी खोखलापन किसी को नज़र ही नहीं आता। मर्द की ज़िंदगी एक ऐसी फ़िल्म है जिस पर कभी भी उसके दुखों पर कैमरा फोकस नहीं करता। हमेशा वो यही दिखाता है, जैसे अभी आपने कहा कि तुम मर्द बनो, वो मर्द बनते बनते अपनी उस खोखली हंसी के पीछे दीमक से ज़्यादा ज़िंदगी को छुपाता चला जाता है। वो इतना बहादुर बन जाता है कि वो अपने दुख, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपने जोड़ों में होने वाली दर्दों को, अपने खून के अंदर चलने वाले जर्म्स को किसी को दिखा भी नहीं पाता, इसलिए कि वो घर के कई लोगों का सहारा होता है। घर के कई लोग उसको देखकर अपनी ज़िंदगियों में एक हौसला, एक हिम्मत, एक दाद पा रहे होते हैं। वो कहता है मैं कैसे इनको बता दूं कि मेरा हौसला टूट गया है। वो कहता है मैं कैसे इनसे बात कर लूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे कैसे लोगों से जाके फ़िज़ा मिलता है। आप ख़ुद एक वर्किंग लेडी हैं, मैं भी एक वर्किंग इंसान हूँ। फ़िज़ा मुझे पता है कि बाज़ वक़्त मेरा दिल नहीं करता घटिया किस्म के ऑफिसर के कमरे में भी जाने को। फ़िज़ा हम क्यों जाते हैं? फ़िज़ा आपका भी दिल नहीं करता होगा बाज़ ऐसे मुआशरे में लोगों के से मिलने को, बात करने को, फ़ोन का जवाब देने को, जिनको आप कतन पसंद नहीं करते। लेकिन क्या करें, हमें अपने अपने घर का रिज़्क़ कमाना है, हमें अपने अपने बच्चों को पालना है, हमें अपना घर चलाना है, अपनी ज़िंदगी को चलाना है। कभी उस मर्द से पूछा है, अब्बा जब तुम अपनी अना को त्याग कर, छोड़ कर, अपनी इज़्ज़त नफ्स को छोड़ कर, बाबा जब तुम अपने तमाम तर ज़िंदगी की जितनी रानाइयाँ हैं, जितनी खुशियाँ हैं, जितना सुकून है, जब छोड़कर सुबह बेड छोड़ते हो, तैयार होकर तुम दफ्तर जाते हो, रास्ते में वैगनों के धक्के खाते हो, रास्ते में लोगों की बातें सुनते हो, दफ्तर में तुम्हें इंसल्ट किया जाता है, बाबा तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे? बाबा तुम्हारी कौन सुनता है? इसे हम बर्नआउट कहते हैं। बर्नआउट पता क्या होती है फ़िज़ा? कि आप सारी दुनिया की मिसाइल हल कर रहे हों, लेकिन जब आपको कोई मसला हो, कोई आपकी बात भी सुनने को तैयार ना हो, लोग आपको ऐसे ले रहे हो कि हमें कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, इनसे बात कर लो, और जब इनको प्रॉब्लम है ये किनसे बात करें जाकर? ऐसे में उसके घर में भी कुछ से नहीं पूछ रहा होता। मैं अक्सर एक बात में बहुत परेशान हुआ करता था। मैं कहता था मेरे वालिद साहब की जूती 6 माह के अंदर अंदर ऊपर से तो साफ़ रहती है, नीचे से क्यों घिस जाती है? फ़िज़ा मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब मैं ख़ुद कमाने के लिए निकला और मुझे पता चला 8 घंटे खड़े होकर जब इंसान काम करता है अपने बच्चों के लिए, तो उसकी जूती ही नहीं, उसके पाँव भी नीचे से घिस जाते हैं। वो घिस के छोटा सा रह जाता है, लोगों को वही नज़र आ रहा होता है बड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने असल कद से कहीं नीचे रह जाता है। सुबह से लेकर रात तक वो घिसता चला जाता है
और कोई उसके लिए कुछ नहीं कर, उसे एक बोल भी नहीं दे रहा होता कोई। ऐसे में उसको चाहिए क्या? वो कोई लंबी चौड़ी बातें तो मांग ही नहीं रहा। मौलाना रूमी ने एक बड़ी कमाल की हकायत बोली। उन्होंने कहा मर्द का गम उसके होंठों पर नहीं, उसकी हड्डियों में होता है। कभी आप उसकी हड्डियों से बात करके तो देखें वो कितनी तड़क रही हैं, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। बाबा शफाक अहमद साहब मेरे बाबा जान कहा करते थे कि मर्द एक ऐसे दरख्त की तरह है जो फल दे, साया दे, मगर टूटने पर भी आवाज़ ना दे। कितनी सख्ती कर दी आपने मर्द के ऊपर। ना वो रो सकता है, ना वो बात कर सकता है, ना अपना दुख बयान कर सकता है, ना वो टूटने पर आवाज़ दे सकता है। कहाँ जाए, किससे बात करे वो? सर क्यों कहते हैं कि ये मर्द कभी रोता नहीं है? क्यों? उसको दर्द नहीं होती, उसको तकलीफ़ नहीं होती, उसके एहसास नहीं है, उसकी फीलिंग्स नहीं है। ये सब कुछ तो जिस तरह से एक औरत के अंदर डाली गई है उसी तरह एक मर्द के अंदर भी है। तो फिर मर्द के लिए क्यों कहा जाता है कि उसको तकलीफ़ नहीं होती, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती, मर्द रोता नहीं है? क्यों? सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हो, एक बात तो बताओ, इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? उसने कहा एक मर्द की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि उसे ये गलत तस्वर दे दिया गया है कि वो किसी तरह के दुख में रोएगा नहीं, उसे बर्दाश्त कर जाएगा। ये जो समाज ने उसको बना दिया है, और उसने भी उस अहद को कबूल कर लिया है, उसने भी उस ओहदे को कबूल कर लिया है कि मैंने रोना नहीं, मैंने बात नहीं करनी, मैंने बर्दाश्त करते चले जाना है। उससे उसकी अपनी नफ्सियात मर जाती है, उसके अपने अंदर का इंसान मर जाता है। जो आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स आपकी नज़रों में होती है वो कहीं गिर जाती है। वो एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बन जाता है। हम समझते नहीं हैं कि वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दुख है, वो भी कुछ शेयर करना चाहता है, वो भी कुछ बात करना चाहता है। ऐसे ऐसे लोग हैं फ़िज़ा जो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बाहर से पाकिस्तान नहीं आने देते। नहीं नहीं, उधर ही रहो, तुम कमाओगे तो घर चलेगा। कभी उसको भी पूछा यार तुम्हारी ईद कैसी गुजरी है? कभी उससे भी पूछा बड़ी ईद पे तुम कुर्बानी भी दे सके हो, गोश्त की एक बुर्की भी तुम्हारे अंदर गई है कि नहीं गई? कभी उसको भी पूछा यार तुमने जुम्मे की, एतवार की छुट्टी भी की है? तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि वो पैसे भेज देता है हर महीने, कैसे भेजता है? तुम्हें पता है कि वो खाकरोब की तरह काम करता है वहाँ? तुम्हें पता है वो टॉयलेट साफ़ करता है वहाँ? तुम्हें पता है वहाँ मुर्गियों के डरबे साफ़ करता है वो? आपको पता है कि वहाँ लोगों की गाड़ियाँ और जूते पॉलिश करता है वो? आपको पता है कि लोगों के घरों की सफाइयाँ करता है वो? आपको पता है वो लोगों के घरों के कपड़े साफ़ करता है वो? आपको पता है काम से वापस आते हुए कहीं पर वो देखता है कि किसी अरबी का कोई काम है, उसकी गाड़ी को पोछा मारना शुरू कर देता है सिर्फ इसलिए कि यार 10, 20, 30 उसको रियाल मिलेंगे, मैं घर बेच सकूंगा। आपके उन चंद रियाल की खातर वो अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। सुबह से लेकर रात तक काम करता है। वो अपने घर कई साल नहीं आ सकता कि आप लोगों की खुशियाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर की खुशियाँ मर्द के खून के ऊपर, मर्द की हड्डियों के ऊपर और मर्द के जोड़ों के ऊपर चल रही होती हैं। वो बेचारा अपने आप को जुल्म और ज़्यादती करके आपको पाल रहा होता है, और फिर आपने जैसे कहा कि हमने उसको तसव्वुर ये दिया कि ना तुम रोगे, ना तुम बात करोगे, ना तुम दुख का इजहार करोगे, ना अपने मसले बयान करोगे। उसकी तो दफ्तर की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। किससे बात करे, किधर जाए? सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अच्छा, आज आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आज हम लड़कों के पेन के ऊपर की बात करें, जो सहरे होते हैं, बर्दाश्त करते हैं और किसी को जाहिर नहीं करते, किसी को बोलते नहीं हैं, किसी के आगे शिकायत नहीं करते, मगर दर्द तो उनको भी होता है, तकलीफ़ तो उनको भी होती है। माशरे की बातें सुनते हैं, घर वालों के ताने सुनते हैं। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे जब लड़का, हम टीन एज की बात करते हैं ना, टीन एज की एज में जब लड़का आता है तो उसकी भी तो ख्वाहिश होती होगी कि मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, मैं फ़लानी कलर की शर्ट पहनूं, मैं वो ब्रांड पहन लूं, मैं अच्छे जूते ले लूं, मैं मज़े की यार कोई बाइक निकालूं, कोई गाड़ी लूं, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी में और ज़रा घूमूं, म्यूज़िक ऑन करूं, कोई अच्छी घड़ी पहनूं। लड़कों में बड़ा शौक़ आता है ये सारी चीज़ों, मगर इन सारी ख्वाहिशों को, इन ख्वाहिशात को मार देना पड़ता है लड़के को हमारे माशरे में, क्योंकि जब उसकी फ़ौरन ही जैसी अधेड़ उम्र से जवानी की तरफ चढ़ता है, जब उसकी ख्वाहिशें अवेल कर सकता है, तो वो उस वक्त उसकी शादी करा दी जाती है। उसके ऊपर फिर शादी के बाद बीवी का बोझ, बच्चों का बोझ, घर वालों का बोझ। अब वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के चक्कर में अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटता है। अब ऐसे में नफ्सियाती सिचुएशन भी तो उस बेचारे के साथ चल रही होती है ना, क्योंकि वो ख्वाहिशात तो वही हैं उस बॉक्स के अंदर, उसका डब्बा तो खुला ही कोई नहीं है। क्या कहेंगे, क्या होता है फिर, क्या करना चाहिए? साहर लुधियानवी याद आ गया, क्या अच्छा शेर उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि ये अलग बात कि तामीर हो न सकें, ये अलग बात कि तामीर हो न सकें,
वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। वाह क्या उन बच्चों के दिल में कोई ताजमहल नहीं है? वाह क्या उनके दिलों में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या उनके दिलों में कोई कपड़े नहीं हैं? सब कुछ होता है। वाह। लेकिन साहरी ने जैसे कहा था कि मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। जब गुर्बत आती है ना घर में और बच्चे को कमाने के लिए निकलना पड़ता है तो सारे शौक़ मर जाते हैं, एक ही शौक़ रह जाता है कि आज अपनी अम्मी के लिए और अपनी बहनों के लिए रिज़्क़ कमा के लेके जाना है। मैंने ब्रांड के बाहर, शालामार रोड के ऊपर बहुत ब्रांड्स हैं, मैंने उस ब्रांड के बाहर बच्चों को काम करते हुए यही सवाल पूछा है जो आपने कहा कि बेटा तेरा दिल नहीं करता जिस ब्रांड के आगे खड़े होकर तुम ये छोटी छोटी 2-2, 10-10 रुपए की चीज़ें बेच रहे हो इस ब्रांड के? तो उसने आगे से पता मुझे क्या जवाब दिया? कहता बाऊजी ये ब्रांड ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ रहे ने, मैनू तो इतने गाह की नज़र आ रहे ने। अपने ब्रांड नज़रों से ओझल हो जाते हैं जब आपका दुख इतना हो बड़ा हो, जब आपने रिज़्क़ कमाना हो, जब आपने घर रोटी लेके जानी हो। मैं तो इसलिए अक्सर कहा करता हूँ कि मर्द के कंधों पर सिर्फ घर का बोझ नहीं होता, माशरे ने जो मर्दानगी की ईंटें लादी होती हैं उसे वो भी उठानी पड़ती हैं, क्योंकि माशरा कहता है तुम मर्द हो, तुम छोटे भी हो तो मर्द हो। तो छोटा भाई भी बड़ा ही होता है बहनों के लिए। आप उस छोटे के ऊपर इतनी ईंटें लाद देते हैं मर्दानगी की कि उस छोटे को वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। फिर जब वक्त से पहले बड़ा हो जाए, सोच में बड़ा हो जाए, तो फिर उसकी क्या ख्वाहिशें रह जानी, उसने क्या आपसे मांगना है, क्या उसने करना है। जब मर्द घर से निकलता है फ़िज़ा, तो आपका ख्याल है सिर्फ वो रोटी कमाने निकलता है, रिज़्क़ कमाने निकलता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो अपने ख्वाबों की लाश को दफनाने निकलता है। हम हर सुबह जब घर से निकलते हैं तो हमारे यहाँ एक आरज़ू होती है, एक उमंग होती है, ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर होती है। उसे दफनाने के बाद दुआए मग़फ़िरत करके तब हम काम के लिए निकलते हैं। वरना किसका दिल करता है सख्त सर्दी में अपना लहाफ छोड़े? किसका दिल करता है गर्मी में एसी छोड़कर जाए? किसका दिल करता है पंखे की ठंडी हवा छोड़कर इस गर्म थपेड़े खाने के लिए बाहर चला जाए? किसका दिल करता है घर के इतने प्यारे कुजी माहौल को छोड़कर घटिया लोगों के आगे जाके खड़ा हो जाए, कमीने किस्म के लोगों को सर कहना पड़े, बदबूदार इंसानों की बातों को खुशबूदार कहना पड़े, जिनकी बात सुनने को दिल नहीं करता उन लोगों को कहना पड़े सर 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 सर? हमसे पूछिए जिनको ये सारे के सारी ईंटें डेली उठानी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुननी पड़ती है, बात सुननी पड़ती है, रवैये देखने पड़ते हैं, जिनके कमरे में जाते फ़िरौन, मैं अक्सर कहता हूँ आप तो एक फ़िरौन की बात करते हैं, इसको कुरान में जिक्र है, हम तो डेली फ़िरौन देखते हैं ज़िंदगी में। ये फ़िरौन ही तो जो अपनी गाड़ियों से इस तरह हकारत से देख रहे होते हैं काम करने वाले बच्चों को। ये वही हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो काम के लिए निकले हैं, जो रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, जो दुख में निकले हैं, जिनके साथ अभी आपने टीन एज लगाया। कल एक बच्चे से मैंने अपने बेटे के स्कूल की पेंसिल्स ली। फिज़ा मेरा जो बेटा है 13 साल का, उससे छोटा बच्चा दुकान पे बैठा हुआ था खुदा की कसम, और वो एक ही वक्त में 4 अपने कस्टमर्स को डील कर रहा था। उसे हिसाब करना नहीं आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको देखकर। मैंने कहा बेटे पढ़ते हो? कहता अंकल पढ़ता था। मैं क्या आप क्यों नहीं पढ़ते? कहता दुकान चलाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा दुकान क्यों चला रहे हो? कहता 2 बहनें और माँ हैं। मैंने कहा बाप? कहता वो बेड पे है, वो हिल नहीं सकते। मुझे आप बताइए, उनको आप कह रही हैं कि उनका दिल करता होगा कि वो गाड़ियों में बैठे, उनका दिल करता होगा कि वो किसी ब्रांड की चीज़ें पहने? इतने दुख और इतनी तकलीफ जिसने उठाई हैं। मैंने उसको फिर एक जुमला कल बोला, मैंने कहा बेटा असल में घर के बाप तुम हो, असल में घर के बाप तुम हो। क्या वो बाप जो बेड पे लेट गया वो बाप नहीं, वो तो बच्चा बन गया। तुमने बाप की तरह उस घर को चला रहे हो, और बेटा खाल के कायनात तुम्हारी इसमें बड़ी मदद करेगा। वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता। सर मगर कुछ सिचुएशन में एक और पहलू डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अगर 3 बेटे हैं, ठीक है 4 बेटे, उनमें से किसी एक बच्चे की नौकरी अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी है, बाकियों की इनकम कम है, या उनकी किसी की नौकरी अभी लगी नहीं है, वो तलाश में है या पढ़ रहे, तो बाकियों को जो है ना इतनी तरजीह नहीं दी जाएगी जितनी उसकी जिसकी नौकरी ज़्यादा है, उसकी इनकम अच्छी है, जहाँ से आती है उसको ज़्यादा देखा जाएगा तरजीह की। अच्छी पोस्ट पे लगा है, इसकी नौकरी की अच्छी तनख्वाह आती है, इसके खाने का इंतज़ाम अलग होगा, अच्छी वाली लेग पीस की बोटी उसके लिए पहले निकाल ली जाएगी, उसके लिए दम का कीमा बनेगा, उसके लिए जूसेस बनाए जाएंगे, ठीक है एक्स्ट्रा, उसके लिए हर चीज़ एक्स्ट्रा केयर की जाएगी, उसके टावल्स भी साफ़ सुथरे किए जाएंगे, उसके कपड़ों को भी अच्छी इस्त्री की जाएगी। तो बाकी बच्चों के निस्बतन ये फ़र्क किया जाता है, ये पेरेंट्स भी करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप इसको एलैबोरेट कीजिएगा कि फिर ये पेरेंट्स की गलती है या हमारे माशरे की गलती है या कोई हमारा कल्चर है जिसमें हम इस तरीके से नाप तोल करते हैं अपने बच्चों को, और अपने बच्चों में ये जो है ना उसको बताते हैं कि तुम लोग जो है ना
मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना वो। ब्रेक के बाद हमारे साथ काशिफ फराज साहब मौजूद हैं और हम अभी आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अगर आपके साथ भी कोई आपको लगता है कि आपके भाई, आपके वालिद साहब, कोई आपकी औलाद ऐसी सिचुएशन में है और आपको लगता है आपने गलती की है या कोई ऐसी गलती कर रहा है, तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें ताकि लोगों की मज़ीद अच्छी तरीके से रहनुमाई हो सके। मैं आपसे ब्रेक से पहले पूछ रही थी कि जो प्रेशर इस तरीके से जो घर वाले ही अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं और कंपेयर करते हैं बाकी बच्चों के साथ, अगर किसी की अच्छी इनकम या अच्छी सैलरी है तो उसको अलग से प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं जिसकी इनकम अच्छी है, बाकियों को इतनी नहीं देते, तो ये भी तो टेंशन होती है, जहनी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है बाकी बच्चों की। मैं कहता हूँ वो बाकायदा बीमार बन जाते हैं, वो ज़हनी बीमार, किरदार के बीमार, समाज के बीमार, जिस्म के बीमार, रूह के बीमार बन जाते हैं। जब आप पैसों में तोलना शुरू कर देंगे अपनी औलाद को कि ये ज़्यादा पैसे लाता है, ये बड़ा अफसर है, इसकी तालीम ज़्यादा है, ये कम लाता है, ये सऊदी अरब चला गया, ये अच्छा हो गया है, ये मुझे सूट लेकर देता है, जेवर लेकर देता है, घर के पैसे लेकर देता है, ये मुझे सफाइयाँ करा के देता है, ये मुलाजम रख के देता है, तो ये बच्चा बहुत अच्छा है। जब आप इस तरह से सोसाइटी में एक रैट रेस कर देंगे पैसे की और इस तरह तकसीम करना शुरू कर देंगे रिश्तों को, देखिए ना, मैं एक दिन पहले भी आपसे बात कर रहा था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, 5 ही घर में बच्चे हैं, वो सारे बराबर नहीं हो सकते, किसी की कमाई ज़्यादा, किसी की कम है, किसी को अल्लाह ताला ने तालीम देकर बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचा दी। इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप उनमें फ़र्क करना शुरू कर दो इस बात के ऊपर कि यानी क्या माँ बाप दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई हस्ती है जो आप में फ़र्क नहीं करती, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपके 100 बच्चे भी हों तो आपके लिए सब प्यारे होते, माँ बाप ही होते हैं। जब माँ बाप फ़र्क करना शुरू करते हैं उस घर के अंदर, वो बच्चा कहाँ जाए? फिर प्रेशर में ये क्या करते हैं लोग, ये बेचारे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुल्क से बाहर वालों की मैं आपको अब क्या बताऊं। मेरे एक दोस्त हैं इशफाक साहब, अगर वो सुन रहे हैं, वो कल मुझे बता रहे थे, वो इशफाक साहब के साथ भी रहे हैं, वासिफ अली वैस साहब के साथ भी रहे हैं। हम उस वक्त बच्चे थे, उस वक्त यंग थे, नौजवान थे। वो 40 साल से वो बाहर हैं, वो तरस रहे थे, वो कह रहे थे यार पाकिस्तान नहीं आया जाता मुझसे, ऐसे रिस्क की अंधी दौड़ में लगा हूँ, मेरा दिल करता है मैं आऊँ, मगर हमें इधर फंसा दिया है कि रिस्क में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक बोट की तरह। ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरी एक अजीज़ा हैं, उनके हस्बैंड 5 साल से सऊदी अरब हैं, उनको आने नहीं दे रही। क्यों नहीं आने दे रही? क्या करना इधर आके, रिश्तेदार हैं, लूट के खा जाएंगे पैसे, उधर ही रहो, काम करो, घर चल रहा है, पैसे कमा रहे हो, यही दिन है काम करने। वो तरसता है कि मेरी 3 बेटियां, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो कहती छोड़ो, ये मैं तुम्हारी करा रही ना फ़ोन पे बात, ये देखो इस पर। वो कहता है मेरा दिल करता है इनको देखने को, खिलाने को, गोद में बिठाने को, मोटरसाइकिल पे बिठा के बाहर ले। वो कहती नहीं, तुम सऊदी ही रहो, तुम ना हो, ईद शबरात पे भी ना हो। वो ईद पे भी रोता रहता है बेचारा, छोटी बड़ी ईद के ऊपर कि मैं घर आऊँ। नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? घर चल रहे हैं जी इनकी वजह से, पैसे आ रहे हैं जी। वो पीछे से जो आज़ादी है वो छीन जाएगी, खामद आ जाएगा, तो उसको बड़े मज़े हैं कि वो बाहर है, मैं इधर घूम रही हूँ, पैसा वो बना के भेज रहा है। क्या आपको ये पता है कि 2200 लोग हमारे जेलों में बंद हैं सऊदी अरब में? आपको पता है 1200 लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए ईरान में बंद हैं हमारे? आपको पता है 900 बंदा हमारा फ्रांस में, जर्मनी में और दीगर मुल्कों में बंद हैं? ये लोग जेलों में काम करते हैं और जेलों से जो पैसे मिलते हैं काम करने के, वो पाकिस्तान भेज रहे होते हैं कि मेरे रिस्क चलता रहे मेरे घर का पीछे। तो इनको लगता है कि वो बाहरों इनको लगता है कि बाहरों, इनको लगता है रेबन की ऐनक लगा कर वो घूम रहे हैं हम, तो हमारा भाई बाहर होता है। और कभी भाई से तो पूछो बेचारे को फ़ोन करके वो किस हालत में बाहर है, कभी उसने रोटी भी खाई है, कभी किसी से पूछा भी है। क्या करते हैं, मेरा भाई आ रहा है, हाँ। तो मेरे लिए ब्रांड का जूता ले आना। ये देखा है कभी खुद भाई का कौन सा फटा हुआ जूता पहन के? नहीं, कभी आपने ये किया है कि सऊदी अरब से आ रहा है तो मैं उसके लिए चीज़ें 4 बना के रख लूँ? आप उससे लेने के लिए तो तैयार हैं, नाराज भी हो जाते हैं कि सऊदीया से आया मेरे लिए ये नहीं लाया, इंग्लैंड से मेरे लिए। और भाई कभी इंग्लैंड से आने वाले के लिए आपने 4 सूट तैयार करवा के रखे, कभी आपने जूते लेकर रखे, कभी आपने गिफ्ट रखे पाकिस्तान कि यार वो आएगा मैं उसको दूंगा। उसका नहीं दिल करता कोई उसको भी दे? सारे तोहफे उसी ने दुनिया को देने हैं। ताने छरे इस बात पे भी होते हैं कुछ लोगों के कि देखो खुद बाहर बैठा हुआ है, तो इसको छोटे को भी तो बुला सकता था, इसको क्यों नहीं बुला रहा? मर्द को अक्सर हीरो बनने की कीमत अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। ये जो हीरोशिप है उसको बहुत मुश्किल पड़ती है। मैं अक्सर पूछता हूँ अपने क्लिनिक में भी और लोगों से जब मिलता हूँ कि मर्द की जो खामोशी है वो उसकी ताकत है या उसकी तन्हाई का मुंह बोलता सबूत है? जब मर्द नहीं बात करता तो क्या आपको लगता है ताकतवर है, बात नहीं कर रहा है? वो तन्हा है, वो घुटन में है, वो किससे बात करे? उसकी तो आप सुन ही नहीं रहे, उसे सिर्फ अपनी सुना रहे हैं, आप अपनी ख्वाहिशें सिर्फ उसे बयान कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ और याद रखिए, घर की रोटी मर्द के पसीने से गुंदी होती है। अच्छा, बदकिस्मती ये है एक चीज़ कि उसके जायके को हम भूल गए हैं। फिजा
सर एक चीज़ और देखिए, कभी कभी होता ही है कि अगर कोई एक बंदा घर में, कोई एक बेटा अगर अच्छा कमा रहा है, पैसा सब कुछ, और जैसे मैंने जो सवाल किया, अगर उसको हौसला दे दे के ना, पहले तो उसका ग्राफ ऊपर कर रहे होते हैं, उसका मोराल ऊपर कर रहे होते हैं, उसके अंदर बड़ा जोश होता है, यार मैं कर रहा हूँ, देखो बाकी छोटे नहीं कर रहे, ये तो मम्मी अब्बू की नज़र में कुछ है ही कोई नहीं, ठीक है, वो इस तरीके से अपना उसका ग्राफ बिल्ड करा देते हैं, और वो हौसला अफजाई एक टाइम आता है वो बोझ बन जाती है, बनती है ना। देखिए ना, आपने हीरो बना दिया, हीरोशिप बिल्ड कर दी, अब उस हीरोशिप बिल्ड जब आपने की ना, तो एक खास मुकाम पर पहुंच के अपने आप को सुपर हीरो बनना शुरू करा। लेकिन हम में से कोई सुपर हीरो नहीं है फिजा, हमें अपने दुख हैं, जब जिसमें दर्द होती है ना, वो सुपर हीरो को भी उतनी ही महसूस होती है जितनी आम इंसान को होती है। अब आपने सुपर हीरो बना दिया, उसे दर्द हो रही है मगर वो बता किसी को नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसकी सुनी को नहीं रहा, वो सुपर हीरो जो बनाया हुआ, पोज किया हुआ, वो अपने अंदर ही अंदर मरता जाता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है, नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाता है। जब नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाता है तो फिर हम कहते हैं ऐसे बंदे को, वो जी मर्दम बेजार हो गया, वो तो जी घर आना ही नहीं चाहता। अभी वो आना चाहता है, उसकी सुनता ही कोई नहीं है, वो बात करना चाहता है, उसकी बात ही नहीं सुनता। दफ्तर से जब हम आ रहे होते हैं फिजा, इंतज़ार तो ये होता है कोई कहे कि आप थके तो नहीं आज, किसी चवल किस्म के कमीने शख्स से आपको वास्ता तो नहीं पड़ा, दिल करता है ना को पूछे कि आज आपको किसी ने ऐसे तो नहीं, हमें कहा जा रहा होता फलां चीजें लेते आइएगा, जल्दी आ जाइएगा, पानी भर के लाना है, सारे दही अंडे सारे कम हमें याद करो। सर जाहिद की कॉल है, काफी देर से होल्ड पे, उनको शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से? फिजा बहन कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पीसीआर से जरा आवाज तेज कीजिएगा जाहिद भाई की इधर। जी क्या कहेंगे आज के मौजू पे? मैं वेरी गुड प्रोग्राम, आप लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मेरे अपना भाई जो है यूएई अल-आन फॉर लास्ट 27 ईयर्स, और वो एक हैवी के ड्राइवर है, और 27 साल में ही हैज ओनली बीन इन पाकिस्तान, साल में एक दफा 1 महीने के लिए, और उसका रिजल्ट ये निकला कि उसकी 3 बेटियां हैं जो कि गांव में रह रही हैं विद देयर मदर, और एक बेटी जो है वो मैट्रिक में उसने 92% मार्क्स लिए थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि शी हैज गॉन साइकोपैथ, शी इज सो डिस्टर्ब, और वो अब ये बार बार ये कहती है कि मेरे बाप ने मेरा जो बचपन है मुझसे छीन लिया, और आई एम अनएबल टू स्टडी, मेरी मेमोरी खत्म हो गई, मेरा ये खत्म हो गया, और दे आर सो मच डिस्टर्ब्ड। और मैं मुसलसल वालदा को ये कायल करने की कोशिश करता हूँ कि वो शुड गेट द ब्रदर बैक, और वो जहाँ पे भी अल्लाह करेगा कुछ कमा लेगा, रिस्क का अल्लाह ताला ने वादा किया है, लेकिन उनको बिलीव नहीं है कि वो, क्योंकि इंटर पास था, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनको लगता है कि वो पाकिस्तान में आके अगर वो वहाँ पे 2.25 लाख कमा रहा है पाकिस्तानी, तो वो यहाँ पे वो नहीं कमा सकता, कुछ भी कर लो, यहाँ के लोग और हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उसका घर तबाह हो गया, उसकी बच्चियां जो हैं अब जो इतना इंटेलिजेंट के वो माँ के साथ लड़ना मारना। समझ गए मैं जाहिद साहब, आपका मसला पूरा हमें क्लियर समझ आया है, आपका पहलू भी। हम एक ब्रेक लेंगे, डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, एक ब्रेक के बाद। इससे पहले हमारे पास जाहिद साहब की कॉल आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी भाई की जो बेटी है वो अब भाई से ही बदजन हो गई उनके, क्योंकि वो कहती है कि मेरा बचपन छीन लिया, बाप जो है वो मुझसे बाहर रहा, वो मेरे साथ खेला कूदा नहीं, उसने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मेरा बचपन ही छीन लिया, बल्कि अब वो बाप जो है बेचारा जो मेहनत कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है मुल्क से बाहर जाके, उसकी उस मेहनत को भी निगलेक्ट कर दिया गया। बच्चे भी अब बाप को जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उसकी उस नेकी को नहीं देख रहे, उसको बल्कि शिकायत की नज़र से देख रहे हैं। अब बच्चे भी नाराज़ हैं, और बच्चे देखा जाए तो जहनी जो है ना दबाव भी है उनको, इस चीज़ का तकलीफ भी है उनको। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, पहली बात तो ये कि वो याद आ गया कि किसी का शेर था कि वो जो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बैठा है, वो जो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए बैठा है, उसकी आंखों में उदास शाम का मंज़र देखो। उस बाप के लिए कितनी उदासी का सबब है जिसने अपनी जवानी जो है वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए बाहर गुजार दी। उसकी बेटी इस बात पे नाराज़ है कि मेरी नौजवानी और मेरा बचपन मेरे बाप ने नहीं देखा और ज़ाया कर दिया। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि बीवी बच्चों की मुस्कुराहट के पीछे किसी न किसी मर्द की खामोश कुर्बानियाँ हुआ करती हैं। बेटी को माँ मुयस्सर थी, बेटी को अपना घर मुयस्सर था, कभी बेटी ने उस बाप का सोचा जिसके पास ना उसकी बीवी है, ना उसकी बेटी है, ना उसका बेटा है, ना उसका भाई है, ना उसकी बहन है, ना उसका वतन है, ना उसका घर है? वो अकेला कितना मुश्किल में होगा। और जब बेटी भी नाराज़ हो जाएगी, जिस बेटी की खातिर वो इतने साल से बाहर है,
वो जिस तरह बता रहे थे कि वो जितने पैसे वहाँ ले रहा है, पाकिस्तान में कौन इतने पैसे उसको देगा? किसके लिए रह रहा है वो? अपने लिए तो नहीं 2.5-3 लाख उसको चाहिए, अपने इसको चंद हज़ार भी बहुत होंगे, वो पाकिस्तान मजदूरी करके कमा लेगा। इसी बेटी को अच्छा मुस्तकबल देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, अच्छी फैमिली देने के लिए, एक अच्छा रिश्ता देने के लिए, अच्छा जहेज़ देने के लिए, इसकी सहूलियात के लिए सारा कुछ कर रहा है। तो मैं उस बेटी से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे बाप तो फ़ख्र हुआ करते हैं, आप नाराज़ हैं इनसे। बहुत मुश्किल होती है कि हम मुआशरा एक मर्द को पहाड़ बनने पर मजबूर कर देता है, जबकि वो एक दरिया होता है जो अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है। क्या बात है जी। आखिरी बात सिर्फ आपसे ये करना चाहूँगा, करना क्या है हमने? सिर्फ करना ये है कि मर्द की जंग सिर्फ उसकी जंग नहीं, हमने उसको बताना है कि ये हमारी भी जंग है। हम तुम्हारे हमने साथ उसको खड़े ये हैं। भी कहना है, इस हीरो को ये बताना है कि जो तुम हमें नहीं बताते हम तक पहुँचता है। वाह तुम्हारा दुख हम महसूस करते हैं, वाह। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाली थकावट हमारे अंदर भी चलती है, और जब तुम खामोश हो जाते हो तो उस खामोशी का मतलब हम तक पहुंच रहा होता है। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके लिए दुआगो हैं कि जहाँ जहाँ वो मर्द अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह उनका हामी नासिर हो और उनके घर वाले उनकी वैसे ही इज़्ज़त करें जिस इज़्ज़त के वो लायक हैं, जिस इज़्ज़त के वो काबिल हैं। आमीन। खुदा हाफिज़।